हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वेलकम टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस। और आप सब लोगों का उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मैं शहनवाज अहमद आप लोगों के लिए एमपीपीबी के लिए स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स लेकर के आया हूं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में जो भी प्रीवियस ईयरली आपको एमपीपीबी को क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी ब्रश अप करते हुए चल जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले तक हम लोगों ने फर्स्ट लॉ तक डिस्कशन और बातें कर ली थी। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे और वो बात करेंगे आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेडली क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग देखो बच्चों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करने वाले हैं, और उसमें हम लोग आज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे डिटेल में। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से गो थ्रू किया। आप लोगों को भी अभी हम क्वेश्चन करा रहे थे तो देखा होगा आपने कि आपको फर्स्ट क्लास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन सेकंड लॉ से क्वेश्चन जो आया है वो भर भर के आया है। इसलिए सेकंड लॉ को हम लोगों को क्या करना है, ठीक से रीड करना है। सेकंड लॉ, एंट्रोपी, प्योर सब्सटेंस, इनसे क्वेश्चंस आपको काफी पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम लोगों का जो डिस्कशन होने वाला है बच्चों वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होने वाला है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि पढ़ाई करें, और जो भी कमेंट और डाउट्स हैं वो हम लोग लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि हम लोग, क्योंकि देखो समय है आपके पास 60 डेज। अगर हम लोग बहुत सारा समय अपने डिस्कशन में करते हैं बच्चों, तो हम लोगों का जो डिस्कशन है उसके कारण समय काफी वेस्ट हो जाएगा। उन बातों पर डिस्कशन हम लोग थोड़ा सा लास्ट के 5 मिनट में हम लोग कर लेंगे, ताकि हम लोगों का जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर जाना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर क्या सर्च करना है, @उत्कर्ष मैकेनिकल। ठीक है, उत्कर्ष में डाउट भी चेक करोगे तो आपको क्या होगा, हम लोगों का एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम लोगों ने एक स्पेशली डिजाइंड डाउट के लिए बनाया है टेलीग्राम चैनल, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट हो, डाउट इन द सेंस पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डाउट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ सर हाँ कैसे हैं और आप कैसे हैं और हम कैसे हैं, ये सब डिस्कशंस वहां नहीं होने का। ठीक है, वहां केवल आपके डाउट्स को लिया जाएगा। मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन बना रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही, नहीं बन रहा है, आप क्या करना है, देखो सबसे बेस्ट मेथड है आप क्वेश्चन का इमेज क्लिक करो और उस पर पुटअप कर दो। जिस सब्जेक्ट का है उसके नीचे वो लिख देना सब्जेक्ट, और जो भी फैकल्टी का स्पॉन्डिंग फैकल्टी उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ाती है, उसमें आपको देखो चैनल में ऑलरेडी लिख दिया गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट का डाउट कौन से सर लोग लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होगा, बहुत सारे डाउट आ गया, टीचर को पता ही नहीं चला कि वो डाउट मेरे सब्जेक्ट का था। क्योंकि टीचर दिन भर क्लास है, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो होगा क्या कि पता ये चला कि आपका डाउट वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। मान लो 50 क्वेश्चन आ गया, उसने टीचर तक बात ही नहीं, तो नीचे टीचर का जो यूजर आईडी है वो आपको लिख देना है कि सर फलाने सर आप इसका जवाब दे दीजिए। उससे क्या है ना, टीचर तुरंत देखेगा अरे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया, यानी मेरे सब्जेक्ट का होगा, तो फिर आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब विद इन 24 आवर आपको जवाब मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं कि आपने तुरंत भेजा, हो सकता है टीचर आपका लाइव क्लास लेता हो सकता है कि आपके जो टीचर हो वो कहीं पर पढ़ा रहे हो, अभी तो आपको क्लास ले रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो हो सकता है वो उस वक्त ना दे। लेकिन हाँ, इस बात का आपको डैम श्योर कंफर्मेशन दे रहा हूं मैं कि आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, आप लोगों को जो डाउट लेना है वो डाउट किससे लेना है, आपको वो डाउट आपको लेना है उत्कर्ष डाउट भी लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है वो डाउट के लिए। और अपना ऑफिशियल चैनल तो है ही, जिस पर आपको सारे पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑफिशियल चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाता है, तो आप आसानी से जा करके वहां से आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल चैनल जो है
उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस का, उसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है माय डियर? तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करने वाले हैं आज। ठीक है, और इस लॉ को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। इस लॉ का दूसरा नाम होता है डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका दूसरा नाम क्या है? डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी का दूसरा नाम होता है डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको ऊष्मा गति का द्वितीय नियम है, या फिर इसी को हम लोग डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। अब सवाल उठेगा, आप बोलोगे कि सर इसको डायरेक्शनल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि माय डियर, इसको डायरेक्शनल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा लॉ है जो लॉ तुमको ये बताएगा कि आपको उस प्रोसेस में एनर्जी का ट्रांसफर किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होने वाला है। क्योंकि देखो, फर्स्ट लॉ केवल क्या बताता था आपको? फर्स्ट लॉ केवल और केवल आपको यह बताता था कि आपका जो प्रोसेस है या आपकी जो साइकिल है, जो कुछ भी है, उसमें एनर्जी का कंजर्व होना बहुत जरूरी है। यानी कि ऊर्जा इन ऊर्जा आउट दोनों क्या मिलती, आपस में बराबर मिलती। फर्स्ट लॉ में ये हमने देखा था। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों को फर्स्ट लॉ में सिंपली ये चीज थी कि भाई एनर्जी कंजर्व होती थी। मतलब ये है कि एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर हमेशा क्या मिलती, टोटल हमेशा एनर्जी क्या मिलता, कंजर्व मिलता। वो केवल इतना बताता है कि एनर्जी कंजर्व है। ठीक है, और आपको सेकंड लॉ जो है, यही वो लॉ है जो तुमको किसी भी प्रोसेस का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कि ये प्रोसेस किधर से किधर की तरफ हो रहा है, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। किसके कॉन्सेप्ट से बताएगा माय डियर? ये बताने वाला है तुमको विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो इसमें जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि दिस इज द लॉ, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। यानी कि ऊष्मा गति का द्वितीय नियम जो है, ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस बताएगा। किसी भी प्रक्रम का दिशा बताएगा, दिशा निर्धारित करेगा। और किसके कॉन्सेप्ट के हेल्प से करेगा? विद द हेल्प ऑफ with the help of entropy, with the help of entropy। ठीक है, एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। मतलब ये हमें समझ में आया कि डायरेक्शन को भी बताएगा प्रोसेस के, और वो किस चीज के हेल्प से बताएगा, यानी कि वो एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट के हेल्प से आपको सेकंड लॉ का क्या बता देगा, डायरेक्शन बता देगा किसी भी प्रोसेस का। और यहीं से पता चलता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही बताता है हम लोगों को कि हम लोग किसी भी साइक्लिक प्रक्रिया में, ठीक है, किसी भी साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया में 100% ऊर्जा का कन्वर्जन 100% वर्क डन में नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग हीट को यानी कि ऊष्मा को हम लोग लो ग्रेड एनर्जी के फॉर्म में याद रखते हैं। तो यहीं से पता चला हम लोगों को। और ये बात कैसे पता चली? अरे भाई, ये बात पता चली है एक्सपेरिमेंटली। अब आप सोचो, क्या आप 100% हीट का वर्क में कन्वर्जन कर सकते हो? नहीं। ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले ही लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ही हमें पता चलता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से हम लोगों को ये बात पता चली कि
कि 100% हीट का कन्वर्जन, 100% ऊष्मा का स्थानांतरण, 100% वर्क डन इन अ साइकिल नहीं हो सकता है। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, किसी भी साइकिल में नहीं होगा, प्रोसेस में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है फर्स्ट लॉ में कि आपको एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ऊष्मा का पूरा पूरा कन्वर्जन किस में हो जाता है, वर्क डन में हो जाता है। और वो प्रोसेस कौन सा है माय डियर? अरे बोलो, वो प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आप कहोगे हाँ सर, आपने बताया था वर्क डन में कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वही मेरा किसके बराबर हो जाएगा? हीट के बराबर हो जाएगा उस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो इसलिए प्रोसेस में पॉसिबल है 100% हीट का वर्क में कन्वर्जन, लेकिन साइकिल में इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% हीट into 100% work done in a thermodynamic cycle. ठीक है, according to thermodynamics, second law of thermodynamics, it is impossible to convert, it is impossible to convert क्या? 100% हीट यानी कि ऊष्मा इंटू 100% वर्क यानी कि आपको कार्य। ठीक है, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, सॉरी प्रोसेस नहीं साइकिल, इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो 100% हम लोग कभी भी कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। किसका? हम लोग 100% कन्वर्जन कभी भी नहीं कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक हीट का थर्मोडायनेमिक वर्क में। किस में? तो इस बात को ध्यान रखनी है कि ये काम थर्मोडायनेमिक साइकिल में नहीं होगा। ये किसने बताया? ये बताया आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इसी वजह से जब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे तो हम लोगों को पता चला, क्या पता चला? कि भाई ये जो हीट है यानी कि जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा जो है वो कौन सी एनर्जी कहलाती है? तो ये कहलाती है लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि निम्न ऊर्जा कहलाती है, ये निचले स्तर की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जबकि वर्क जो होता है यानी जो कार्य होता है ये आपको क्या कहलाती है? हाई ग्रेड एनर्जी। और याद करो शुरू में जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन था आपको कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो उसमें ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि हीट इज अ हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोगों को पता है ना कि ऊर्जा जो होती है, ऊष्मा जो होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? वो आपको लो ग्रेड एनर्जी होती है। क्लियर है? ठीक है, और वर्क जो होती है वो हमेशा क्या होती है? हाई ग्रेड एनर्जी होती है। इस बात का हम लोगों को खास ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो सेकंड लॉ पूरा का पूरा और तुम्हारा एंट्रोपी और तुम्हारा प्योर सब्सटेंस, इस 3 टॉपिक से बेसिक थर्मो में आप लोगों को खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए इन 3 टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे? इन टॉपिक्स को पहले ठीक से स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो आपके एमपीपीबी के पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं उसको जरूर देखेंगे। तो उससे साफ साफ आइडिया मिलेगा कि हाँ, हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट लॉ से थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ ये सेकंड लॉ एंट्रोपी और प्योर सब्सटेंस से भर भर कर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहीं से अब हम लोग आ जाएंगे किस पर? कि हम लोग बात करेंगे कि सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? देखो हम लोगों को आज क्या करना है? कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो हम लोग जो भी सवाल है वो बाद में लेंगे, ऐसा नहीं है, आप लोग इंतजार करो, आपके सारे सवाल का जवाब दिया जाएगा, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलो यहां देखो, तो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? हम लोग बात करने वाले हैं अब
स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो क्या क्या है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो लोगों ने अपने स्टेटमेंट को दिया है, एक है आपके केल्विन साहब और एक है आपके क्लॉसियस साहब। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं, मान लीजिए उसको हम लेके चल रहे हैं, कौन वाला, हम लोग लेके चल रहे हैं केल्विन प्लैंक्स कर देते हैं इसको, केल्विन प्लैंक्स साहब का नाम है, इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। और देखो केल्विन प्लैंक्स साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया, केल्विन साहब ने कहा कि ऐसा कोई भी साइक्लिक डिवाइस हम लोग नहीं बना सकते हैं जो कि 100% हीट का 100% वर्क में कन्वर्जन कर दे और विद अ सिंगल रिजर्वायर होना चाहिए, एक ही रिजर्वायर से ऊर्जा लेकर के। मतलब ये था कि इन्होंने बताया आपको, देखो इन्होंने क्या कहा कि मान लो सपोज दैट मेरे पास कोई एक डिवाइस है, उन्होंने कहा कि देखिए एक डिवाइस है और ये डिवाइस कैसी डिवाइस है, ये एक साइक्लिक डिवाइस है जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मान लीजिए सपोज दैट यहां से एक रिजर्वायर है, ठीक है, और हम लोगों ने कहा कि यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से कोई एनर्जी ले रहे हैं और ये एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वर्क में, और हमने दूसरा कोई भी रिजर्वायर नहीं लिया। मतलब ये है कि यहाँ पर एक सिंगल रिजर्वायर है, ये आपका टी हायर है। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे कि रिजर्वायर क्या होता है, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करो, रिजर्वायर सोर्सिंग दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये है आपका टी हायर, ये है आपका क्या है, थर्मल रिजर्वायर, ये क्या है आपका, ये आपका है थर्मल रिजर्वायर, ये क्या है आपका थर्मल रिजर्वायर, जहां से ये कोई साइक्लिक डिवाइस है, मतलब ये एक ऐसा मशीन है जो किस पर काम करेगा, जो साइकिल पर काम करेगा। ठीक है, अब ये साइकिल पर काम कर रहा है बच्चे, और यहां से ये कोई एनर्जी सप्लाई के फॉर्म में ले रहा है, दैट इज कि आप इसको एनर्जी इनपुट तो दे रहे हो और ये पूरे के पूरे एनर्जी इनपुट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे रहा है बिना किसी जगह रिजेक्शन के। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि भाई ऐसा कोई डिवाइस हम लोग नहीं बना सकते हैं जो कि साइकिल पर काम करता हो और एक ही रिजर्वायर से हीट ले करके वो वर्क में क्या करता जाए, कन्वर्ट करता जाए। तो आपको ऐसा डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट होता है, वैसा डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड PMM2। PMM1 हमने बढ़ाया है आपको फर्स्ट लॉ में, मैंने बताया था कि PMM का मतलब होता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसमें हमने बोला था कि देखो एक ऐसा डिवाइस जो कि साइक्लिक डिवाइस हो और वो बिना ऊर्जा लिए लगातार वर्क डन कर रहा है, तो ऐसा डिवाइस प्रैक्टिकली क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। एंड दैट डिवाइस इज नोन एज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। उसको क्या कहते हैं, PMM1। परपेचुअल का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाला, यानी एक ऐसा मशीन तुमने बना दिया जो देखो बिना ऊर्जा लिए ये लगातार काम कर रहा है। मान लो तुमने AC बना दिया, कहा सर हम एक ऐसा AC बनाते हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी लिए रूम ठंडा कर दे, तो इसका मतलब तुम किस पे बात करने लग जाओ, आप कहने लग जाओ कि सर हम PMM1 पर आ जा रहे हैं। या फिर हम एक ऐसा इंजन बना दें जो बिना फ्यूल को जलाए आपकी गाड़ी को चलाता रह जाए, ठीक है, या बिना भी किसी और फॉर्म में एनर्जी लिए आपकी गाड़ी चलाते रहे। आप किसी के दिल में आएगा कि सर हम लोग इलेक्ट्रिक वाला सोच ले, तो भाई वहां भी बैटरी से एनर्जी तो इनपुट दे रहे हो ना, सोलर है तो सोलर में भी वो एनर्जी बाहर से ले रहा है ना सूरज से, तो आपको एनर्जी इनपुट देना जरूरी है। ये कौन बताता है, ये बताता है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी PMM1। PMM1 देखो बहुत दिमाग से सोचो, PMM1 ने ये बताया कि देखो बिना एनर्जी इनपुट दिए आपका मशीन
काम नहीं करेगा। और PMM2 वाले साहब बोले कि सुनो, एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, साइक्लिक डिवाइस है और अभी भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो 100% लो ग्रेड को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्जन कर देगा और कन्वर्जन में लॉस कुछ भी ना हो। ऐसा कभी पॉसिबल है? इट इज फिजिबल कि लॉस जीरो कर दो। प्रैक्टिकली कभी भी हम लोग लॉस को जीरो नहीं कर सकते बच्चे। तो आप कहोगे कि हाँ सर, लॉस को जीरो नहीं कर सकते हैं, और लॉस को जीरो नहीं करने का मतलब है कि यहां पर कुछ ना कुछ रिजेक्शन तो जाना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं जा रहा है। यानी हमने कहा कि एनर्जी आउटपुट बिल्कुल नहीं है, केवल एनर्जी इनपुट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सच डिवाइस इज कॉल्ड PMM2। ऐसे डिवाइस का जो सिद्धांत है वो कहलाता है PMM2। तो याद रखना है क्या कि केल्विन प्लैंक्स साहब ने बताया कि आप किसी भी साइक्लिक डिवाइस में 100% हीट का 100% वर्क में कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं विद अ सिंगल रिजर्वायर। देखो, एक ही रिजर्वायर लेकर के दिखाया है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सच डिवाइस इज कॉल्ड PMM2। दैट इज कि ये जो बनाया है हमने, ये क्या बना है, तो अब आप अच्छे से बता सकते हो कि सर ये है मेरा PMM2। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये है मेरा PMM2, जिसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई एक सिंगल रिजर्वायर है और इस सिंगल रिजर्वायर से हम लोगों को केवल एनर्जी मिल रही है, एनर्जी इनपुट है। ठीक है, और अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे? दिस इज माई PMM2। इसका नाम हम लिखेंगे अब PMM2। और ये लगातार क्या देता चला जा रहा है? वर्क डन दिया चला जा रहा है एक ही रिजर्वायर से। यहां पर कोई भी दूसरा रिजर्वायर नहीं है। मतलब यह है कि अगर तुम्हें अब कोई प्रैक्टिकल डिवाइस बनाना है तो तुम क्या कहोगे कि सर ये इम्पॉसिबल डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आप प्रैक्टिकली नहीं बना सकते हो। इसलिए ये डिवाइस या ये मशीन कैसी मशीन कहलाएगी? जब भी आपसे पूछा जाएगा कि PMM2 कैसी मशीन है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर PMM2 एक तरीके का इम्पॉसिबल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है अगर ये इंजन है तभी तो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंजन की जो इफिशिएंसी होती है, यानी PMM2 की हम लोग इफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो इफिशिएंसी क्या होती है? नेट इफिशिएंसी होती है नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय नेट हीट सप्लाई। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको हीट और वर्क, जब भी आपको इफिशिएंसी की बात करनी है तो ऊपर नेट वर्क आउटपुट रखना है और नीचे नेट हीट सप्लाई रखना है। इज इट क्लियर? बोलो, समझ आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। तो आप यहां से कहोगे कि सर ठीक है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर अपने को रखना है वर्क डन और नीचे रखना है आपको क्यू सप्लाई। और अब आप कहोगे कि सर फ्रॉम फर्स्ट लॉ, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये बात जानते हैं कि कोई भी अगर साइकिल है तो आपको साइकिल के अंदर नेटवर्क और नेट हीट आपस में बराबर होता है। हम लोगों को पता है कि फॉर अ साइकिल, और ये जो मशीन है ये कैसी डिवाइस है? तो आप कहोगे कि सर ये तो साइक्लिक डिवाइस है। हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ये एक साइक्लिक डिवाइस है। तो साइक्लिक डिवाइस है तो फॉर अ साइकिल हम क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि नेट हीट बराबर होता है नेट वर्क डन के। और यहां देखिए सीधे सीधे दिखेगा एनर्जी इन बराबर एनर्जी आउट। ये एनर्जी इन है, ये एनर्जी आउट है, और यही दोनों दिख रही है। दैट इज कि आप कहोगे कि सर QS जो है ना वही WD के बराबर है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि सर अगर हम इसको रख देंगे तो हमारी जो इफिशिएंसी आने वाली है PMM2 की, देखिए ये दोनों बराबर हो गया, वैल्यू मिल जाएगी 1 और 100%। ये बताओ क्या 100% इफिशिएंसी वाला तुम कोई इंजन बना सकते हो?
तुम जितना उसको फ्यूल दोगे, क्या उस फ्यूल में वो 100% वर्क डन को कन्वर्ट कर लेगा? इज इट पॉसिबल? तो आप कहोगे नहीं, दैट्स वाई इट इज इम्पॉसिबल डिवाइस। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि इम्पॉसिबल डिवाइस है। और अगर तुम 100% कन्वर्जन कर लो लो ग्रेड का हाई ग्रेड एनर्जी में फॉर अ साइकिल, तो पहले ही समझ जाना कि तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये जो है आपको केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट को गलत ठहरा देगा, वायलेट्स कर देगा। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल प्रॉपरली किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चे? हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मेरा जो पैटर्न है वो एमपीपीबी को देख करके है। तो आपका जो एसएससी जेई वाला जो कोर्स चल रहा था वो अलग है बिल्कुल, आपको घबराने की बात नहीं है बच्चे। बहुत जल्दी हम उसमें एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ले करके आने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। क्लियर है? चलो देखो, तो अब हम लोगों को यहां से पता चल गया कि इम्पॉसिबल है। और यहीं से एक चीज और समझ जाइए कि थर्मल रिजर्वायर किसको कहते हैं। देखिए, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं TER, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, जिसको हम लोग TER भी कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, ये वो स्रोत है जिसके पास कितनी ऊष्मा है? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ऊष्मा है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी जगह है जिसके पास इतनी ऊष्मा है कि जो कभी ना खत्म होने वाली है, जैसे सूरज, सन इज अ नेचुरल थर्मल रिजर्वायर। सदियों से हम लोग उससे ऊर्जा लेते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या सूरज की ऊर्जा कम हो गई या सूरज का तापमान कम हो गया? तो नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर किसको कहते हैं? जिसके पास सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ क्या होता है? थर्मल एनर्जी होती है। यानी कि आपको ऊष्मा ऊर्जा जो होती है इसके पास क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि जब इसके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ऊष्मा होगी तो तुम इससे ऊष्मा निकाल लो चाहे ऊष्मा दे दो, इसमें तापमान का चेंज नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर इन थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, और एक तरीके से ये जो रिजर्वायर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। रिवर्सिबल इन नेचर यानी कि इनको ऊष्मा दे दो चाहे इनसे ऊष्मा निकाल लो, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे जैसे पहले थे। ठीक है, तो इसलिए इनको हम लोग रिवर्सिबल भी मान के चलते हैं। और इन्हीं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को दो पार्ट में तोड़ा जाता है। पहला कहलाता है आपका सोर्स, जिसको आप स्रोत भी कह सकते हो। तो सोर्स किसको कहते हैं? वो है जो ऊष्मा ऊर्जा को क्या करता है? प्रदान करता है। ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है और इसमें कोई भी तापमान का चेंज नहीं होता है। तापमान का चेंज कहो या बदलाव कहो नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एक प्रकार का थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, इसीलिए इसमें कोई भी तापमान का चेंज नहीं होता। यानी कि वो वाला थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो आपको ऊर्जा या ऊष्मा प्रदान करेगा उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स कहेंगे। और जो आपका ऊर्जा या ऊष्मा क्या करेगा?
एब्जॉर्ब करेगा, अपनी तरफ लेगा, उसको क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। और यहीं से पता चलता है कि आपको जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट है, ये कौन सी मशीन का सिद्धांत देता है, तो हम लोग कहेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट इंजन का सिद्धांत देता है। ठीक है, किसका सिद्धांत देता है आपको? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। ठीक है, ये याद रखना है। और यहीं से जब हीट इंजन का सिद्धांत देता है तो हम लोग कहेंगे कि ठीक है भाई, देखो ये है मेरा सोर्स, ये है मेरा सिंक, और इन दोनों के बीच में जो डिवाइस लगी हुई है वो डिवाइस हो गई कौन सी? वो हो गई आपकी हीट इंजन। और जब ये हीट इंजन है तो ये क्या करेगा? एक जगह से एनर्जी लेगा, थोड़ा एनर्जी उसको क्या करेगा, दूसरी जगह रिजेक्ट करेगा, और साथ ही साथ ये वर्क देगा। तो इंजन का वर्क आउटपुट है, ये क्यू सप्लाई है, ये क्यू रिजेक्शन है। और ये जो डिवाइस है वो कौन सा है? वो है आपका हीट इंजन। ये आपको टी हायर, यानी ये है आपका सोर्स, क्योंकि ये आपको एनर्जी दे रहा है। ये क्या है? आपका सिंक, जो कि एनर्जी ले रहा है, और ये लो टेम्परेचर पर है। दिस इज योर हीट इंजन। तो यहीं से आपको पता चला कि हीट इंजन ये होगा। और जब ये आपको पता चल गया तो सीधे हम लोग कहेंगे कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी। देखो, हम लोग डेराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। डेरिवेशन का टाइम नहीं है क्योंकि 60 डेज में आपका पेपर है, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि देखो डेरिवेशन पर टाइम वेस्ट करना क्या है, वो कोई खास लॉजिकल कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है। आप किसी भी बुक में देख सकते हो कि कैसे आया। इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। तो आपको क्या समझ में आया कि जब भी हम लोग हीट इंजन की बात करेंगे तो पहली चीज सुनिए, जब भी हीट इंजन लिखना है हम लोगों को क्या होगा? हम लोग लिखेंगे वर्क आउटपुट नेट, और नेट हीट सप्लाई लिख देंगे। और देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लोग लगा दें तो हम लिख सकते हैं ना कि ये जो है ना, सप्लाई माइनस किसके बराबर होगा? रिजेक्शन के। ठीक है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से लगा के देख लो, एनर्जी इन बराबर एनर्जी आउट। ये दोनों आउट है, ये एनर्जी इन है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहीं से देखो, इसको हम कैसे लिख देंगे? हम लिख देंगे सप्लाई माइनस रिजेक्शन अपॉन सप्लाई। तो यहां से एक रिजल्ट क्या मिला? 1 माइनस क्यू रिजेक्शन बटा क्यू सप्लाई। तो आपको ये पता चला कि सर हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और याद रखना है ये कब यूज करना है? तो वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हीट इंजन। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि इंजन आपका रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, तो हमेशा इस फार्मूले को लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि सर अगर इसको हम टेम्परेचर लिमिट के फॉर्म में लिखें, दैट इज किसका फार्मूला आएगा? आपको इसका फार्मूला आएगा 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। तो याद रखना, यही आपको एफिशिएंसी ऑफ दी क्या होगी? कार्नोट साइकिल भी होगी। और चूंकि कार्नोट साइकिल है एफिशिएंसी की, तो ये आपको रिवर्सिबल होगी। तो याद रखना, ये वैलिड ओनली फॉर क्या होता है? वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल इंजन होता है। ठीक है, तो आपको यहां से एक चीज समझ जानी है क्या? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो आप इसको यूज करोगे। आप किसको यूज करोगे? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो आप इसको यूज करोगे कि आपका इंजन रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, ये दोनों में लगाया जा सकता है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में लिख दिया माय डियर कि वो आपका कार्नोट इंजन है, आपका इंजन रिवर्सिबल इंजन है, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, आपको थ्योरेटिकल एफिशिएंसी निकालनी है, आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है। वो बात कर रहा है रिवर्सिबल हीट इंजन की, तभी तो ये सारी बातें हो रही हैं। और अगर रिवर्सिबल मेंशन हो गया, हमेशा और हमेशा ये बात याद रखना कि आपको हमेशा
टेम्परेचर लिमिट वाला फार्मूला ही यूज करना है। आपको हमेशा कौन सा फार्मूला यूज करना है? आपको हमेशा और हमेशा टेम्परेचर लिमिट वाला फार्मूला ही यूज करना है, इसके अलावा और कोई यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां से सुनिए, यहीं से हमें पता चला कि देखो ध्यान से, इसको देखो और इसको देखो। आप कहोगे कि सर ऐसा नहीं लग रहा कि Q रिजेक्शन अपॉन Q सप्लाई जो है यही आपको T लोअर बटा T हायर के ही बराबर पुट कर दिया हमने। तो ये तब होगा जब आप कैसा इंजन मान के चलोगे? जब आप रिवर्सिबल इंजन मान के चलोगे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट पता चलता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, उसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल कहेंगे। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल के हिसाब से हमेशा याद रखना, ये किसके लिए वैलिड होता है? ये हमेशा वैलिड होता है फॉर रिवर्सिबल साइकिल के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग बिटवीन, और कितने के बीच में ऑपरेट होना चाहिए? तो ऑपरेटिंग बिटवीन ओनली टू थर्मल रिजर्वायर। ये भी याद रखना है कि ये तभी लगा सकते हो जब पहला कंडीशन क्या है? कि आपकी साइकिल कैसी होनी चाहिए? आपकी साइकिल होनी चाहिए रिवर्सिबल। दूसरा कंडीशन, वो किसके बीच में लगा होना चाहिए? तो केवल दो थर्मल रिजर्वायर के बीच में लगा होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि इसका मतलब तभी हम लोग Q सप्लाई बटा Q रिजेक्शन का वैल्यू T हायर बटा T लोअर के बराबर लिख सकते हैं। या फिर इसी को तुम ऐसे लिख दो कि Q सप्लाई बटा T हायर बराबर हो जाएगा किसके? Q रिजेक्शन बटा T लोअर के बराबर हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये पता चल गया कि हम लगा सकते हैं। और यहीं से हमको पता चला कि जब भी हम कार्नोट साइकिल की बात करेंगे तो याद रखो, कार्नोट साइकिल जो होता है उसी का दूसरा नाम है रिवर्सिबल साइकिल। उसी का दूसरा नाम क्या है? रिवर्सिबल साइकिल। उसी का दूसरा नाम है आपको आइडियल साइकिल। उसी को हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल भी कह सकते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल भी कह सकते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल भी कह सकते हैं। ये सारा नाम किसका है? ये सारा नाम आपको कार्नोट के साइकिल का है। और कार्नोट साहब ने जो साइकिल बताया था, आपको कहा कि देखिए कार्नोट साइकिल में उन्होंने कहा कि मेरा कार्नोट साइकिल जो है 4 रिवर्सिबल प्रोसेस से मिलकर के बनता है। एक प्रोसेस, 4 प्रोसेस में से 2 प्रोसेस कैसा है? 2 प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और 2 प्रोसेस आपका कैसा है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो ये बात आपको याद रखनी है क्या? कि ये 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्लस 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस से मिलकर के बनता है, याद रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस कितने होंगे और कितने एडियाबेटिक, तो आप कहेंगे 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल और 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को मिला करके हमने एक साइकिल बनाया। और जो साइकिल बनाया उस साइकिल का नाम क्या रख दिया हमने? कार्नोट साइकिल। और ये कार्नोट साइकिल आइडियल साइकिल हुआ या थ्योरेटिकल साइकिल हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये 2 तरीके के प्रोसेस से मिलकर के बन रहा है। 2 प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। और 2 प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये बताओ, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज द फास्ट प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इज द स्लो प्रोसेस। और ऐसा कॉम्बिनेशन कर पाना हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली क्या है? इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसको आइडियल साइकिल कहते हैं। अब इसके लिए अगर हम लोग आपको टीएस डायग्राम बना दें तो टीएस डायग्राम कैसा बनेगा? तो टीएस डायग्राम जो बनेगा इसका सिंपल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मेन है पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम कैसा बनता है? देखो पीवी डायग्राम जब हम लोग इसके लिए बनाएंगे तो पीवी डायग्राम जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है। आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, दिस इज पॉइंट 4। देखो 1 से 2 हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, और ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहां पे हम हीट रिजेक्शन कर रहे हैं, और ये भी क्या है, ये भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। 2 से 3 क्या है आपका, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंशन। और यहाँ 4 से 1 क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस है। तो आपको दिखा कि 2 प्रोसेस है जिसमें हीट ऐड कर रहे हैं, और 2 प्रोसेस है जिसमें हीट क्या कर रहे हैं हम लोग, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कहां हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। और आपको यहीं से एक चीज ध्यान से देखिए, अगर हम यहीं से आपको एक चीज बनाएं, तो देखो हम आपको इसके ठीक नीचे बना रहे हैं क्या, एक इंजन बना के दिखा रहे हैं। क्यों ये आइडियल हुआ, इसकी बात आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। आपको ये मैंने दिखाया, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए, अगर हम इस 1 पॉइंट से डॉटेड लाइन नीचे की तरफ ले आए, हम क्या करें कि देखो एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां पहुंच गया, ठीक है। एक डॉटेड लाइन यहां ड्रॉ कर रहे हैं, एक डॉटेड लाइन आपको यहां ड्रॉ कर रहे हैं, एक डॉटेड लाइन आपको यहां ड्रॉ कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कि यहां पर का मतलब जो है, हम कहां हैं, देखो इसका मतलब है कि हम यहां पर हैं, ठीक है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, हम यहां पहुंच गए, इसका मतलब क्या है, हम यहां पहुंच गए, इसका मतलब क्या है, हम यहां पहुंच गए। ध्यान से समझिए, आपको मैंने कहा कि आप पॉइंट 1 पर हैं, पॉइंट 1 ये भी है, पॉइंट 1 ये भी है, और जैसे ही हीट सप्लाई करेंगे आप 1 से कहां पहुंच जाएंगे, आप 1 से पहुंचेंगे पॉइंट 2 पर। देखिए पॉइंट 2 पर पहुंचे आप, देखो पिस्टन मूव किया कि नहीं, क्योंकि ये पिस्टन जो है अभी टीडीसी पर था, यहां पर पिस्टन कहां पहुंच गया, बीडीसी पर। और देखो हीट ऐड कर रहे हो और 1 से 2 पर पिस्टन मूव कर रहा है, तो ये कैसे मूव करेगा, तुम कहोगे कि सर ये तो वेरी वेरी स्लो होगा, ये तो वेरी वेरी स्लो मोशन होगा। क्यों स्लो मोशन होगा, क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने ही सिखाया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। अब देखो 2 तक पहुंच गए तुम, अब 2 से 3 फिर मूव कर रहे हो, इस बार कैसा मोशन होगा, ये फास्ट है ये स्लो है, ये बताओ, पिस्टन है कि इंसान है, कभी धीरे धीरे चल रहा है अचानक से तेज हो गया, देखो ये मतलब हुआ इसका, यहां से यहां तक धीरे 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 गया और फिर ऐसे तेज हो गया, यहां से धीरे धीरे गया फिर ऐसे तेज हो गया, और फिर 3 से 4 पर लौट रहे हो आप। और जब 3 से 4 पर लौटोगे माय डियर, तो तुम्हारा 3 से 4 पर लौटना आइसोथर्मल में हो रहा है, ये फिर से वेरी स्लो हो जाएगा। और फिर आप 4 से आप कहां भागोगे, इस 4 से आप 1 पर जाओगे और फिर से ये फास्ट हो जाएगा। ये बताओ, इस तरीके का दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? आपको लगता है कि इस तरीके का मोशन आप प्रैक्टिकली कर पाएंगे? बोलिए, बताइए, क्या आप कर पाएंगे ऐसा? आप कहोगे सर नहीं हो सकता। यही रीजन है, इसीलिए कहा जाता है कि कार्नोट साइकिल इज अ आइडियल साइकिल बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ two slow process and two fast process, and it is impossible to achieve this kind of motion by the piston. That's why it is a ideal cycle. लेकिन जब ये आइडियल है तो इसको पढ़ाया क्यों गया? अरे भाई, ये आइडियल है और इसको पढ़ाया इसलिए गया है क्योंकि आप चाहते क्या हो कि आप अपने रियल सिस्टम को किससे तुलना करोगे? आइडियल है क्योंकि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं मिलेगी। तो तुम जब रियल बनाओगे तो रियल और मैक्सिमम को कंपेयर करोगे ना, तब तो पता चलेगा कि आपका रियल सिस्टम अभी आइडियल से कितना दूर है। यानी अभी हमारे पास इतना गैप है, मतलब कि हमारे पास इंप्रूवमेंट करने का स्कोप क्या है, ये बता के जाएगा। क्लियर है? बोलो माय डियर, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो,
तो आपको यहीं से पता चला कि आपको क्या होगा। अब यहां पे बना लो आप, आपको ये मैंने कह दिया 1, ये मैंने कह दिया 2, ये मैंने कह दिया 3, ये मैंने कह दिया 4। चूंकि आप देखिए 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट मिल रहा है, 2 बराबर 3, और यहां पर मिलेगा आपको 1 बराबर 4। चूंकि आपको रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, यहां पर आपको क्या है, क्यू सप्लाई है, टेम्परेचर कांस्टेंट है टी हायर, यहां पर टी लोअर कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहां पर क्यू रिजेक्शन है, ये आपको पी टू द पावर गामा कांस्टेंट एक्सपेंशन है, ये आपको पी टू द पावर गामा कांस्टेंट कंप्रेशन है। तो हमने आपको कारनोट बता दिया। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, याद रख, यहीं से हमें पता चल गया कि कारनोट कैसा साइकिल है, आइडियल साइकिल है। ठीक है, तो हम लोगों को यहां से पता चल गया कि ये मेरा कैसा साइकिल है, आइडियल साइकिल है, जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला जो होगा कारनोट का, कारनोट साइकिल की एफिशिएंसी का जो फार्मूला होगा माय डियर, वो जो फार्मूला होने वाला है वो क्या होने वाला है, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। इसीलिए हमने कहा था कि देखो जब भी रिवर्सिबल साइकिल बोला जाए, मतलब तुम समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, वो कारनोट की बात कर रहा है, और कारनोट की एफिशिएंसी हमेशा 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर होगी। तो यहीं से एक चीज पता चलती है जिसको कहा जाता है कारनोट थ्योरम। और कारनोट थ्योरम क्या कहता है, कारनोट थ्योरम ये कहता है कि जितना भी इंजन ले लो, किसी भी इंजन की इफिशिएंसी आपको रिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी से ज्यादा नहीं होगी, यानी ये इसकी सबसे ज्यादा इफिशिएंसी होगी। और जितना भी इंजन लोगे वो हमेशा इरिवर्सिबल इंजन ही होगा, और उसकी इफिशिएंसी से इसकी इफिशिएंसी ज्यादा ही मिलेगी। दिस इज कारनोट थ्योरम। और अकॉर्डिंग टू कारनोट थ्योरम, जो कारनोट साइकिल की इफिशिएंसी है वो केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, केवल और केवल टेम्परेचर लिमिट्स पर निर्भर करती है। क्लियर है माय डियर, समझ आया? तो अब हम लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि कारनोट का क्या मतलब है, इसीलिए कारनोट को बता दिया क्योंकि इंजन को हम बता चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे इसके आगे, और अब हम लोग इसके आगे जब आ जाएंगे तो हम लोग किस पर बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट पर, जो कि किसने दिया था, वो दिया था क्लॉसियस साहब ने। तो अब हम लोग जो सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वो स्टेटमेंट क्या है, वो आपका स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो याद रखो सेकंड लॉ में दो लोगों ने दो दो स्टेटमेंट दिया, दो लोगों ने दो अलग अलग स्टेटमेंट दिया। केल्विन प्लैंक साहब ने क्या कहा, केल्विन प्लैंक साहब ने कहा कि आपको जो है इंजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लॉसियस साहब अब आए, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा कोई भी साइक्लिक डिवाइस नहीं बना सकते हैं, कोई भी साइक्लिक डिवाइस नहीं बना सकते हैं जो क्या कर ले, जो कि आपको लो टेम्परेचर से ऊष्मा लेकर के, हीट लेकर के किसको दे दे, हाई टेम्परेचर को दे दे, और ऐसा करने के लिए उसको कोई भी वर्क इनपुट देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इन्होंने कहा इस बार कि ये मेरा हाई टेम्परेचर पर रिजर्वायर है, ये मेरा लो टेम्परेचर पर रिजर्वायर है, और ये कोई साइक्लिक डिवाइस है। और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि लो टेम्परेचर से ऊर्जा निकाल करके ये कहाँ दे दे, हाई टेम्परेचर पर दे दे। और ऐसा करने के लिए इसको कोई भी वर्क इनपुट देने की, यानी एनर्जी इनपुट देने की
जरूरत ना पड़े तो समझ जाइए कि ऐसा डिवाइस जो होगा वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। ये एक ऐसा डिवाइस होगा, ये आपको हमेशा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल डिवाइस होगा। ये प्रैक्टिकली कैसा डिवाइस होगा? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल डिवाइस होने वाला है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल क्यों है। अरे भाई, नेचुरली किधर से किधर ट्रांसफर होगा? तो नेचुरली जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा कहां से कहां होता है? हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होता है। आप लो से हाई की तरफ एनर्जी देना चाहते हो, और ऐसा करने के लिए तुम चाहते हो कि तुम बाहर से कोई एनर्जी इनपुट भी ना दो। आप अपने घर में नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने के लिए, पानी की टंकी में पानी पहुंचाने के लिए आप क्या करते हो? आप मोटर या एक पंप, एक बाहर से सोर्स देते हो जो कि ऊर्जा लेकर के उस पानी को लो से हाई पर पहुंचाता है। लेकिन क्या पानी की टैंक से पानी को नीचे लाने के लिए भी तुमको कोई पंप की जरूरत है? नहीं। तुम केवल एक टैप खोलोगे, नल खोलोगे, तुमको पानी आ जाएगा। तो तुमको यहां से क्या समझ में आया? तुमको यहां से एक बात समझ में आई कि हम लोगों को जब भी हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात करेंगे तो क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि आपको ऐसा डिवाइस बनाना जो कि साइक्लिक डिवाइस है और वो लो टेम्परेचर से हीट लेकर के कहां दे रहा है? हाई टेम्परेचर पर दे रहा है, और इसके लिए कोई भी वर्क इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसा डिवाइस जो होगा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल डिवाइस होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक a cyclic device. It is impossible to make a cyclic device which takes heat from low temperature reservoir and give it to the high temperature reservoir without taking any form of external एनर्जी इनपुट। ठीक है, तो आपको ऐसा डिवाइस जो होगा वो क्या होगा? वो इम्पॉसिबल होगा। क्यों इम्पॉसिबल हो जाएगा? क्योंकि ऐसे डिवाइसेस के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं COP। COP का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन नेट वर्क इनपुट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेट वर्क इनपुट। क्लियर है? इसलिए हम लोग इसको ये कहेंगे। अब यहीं से देखिए, आप क्या चाहते थे? आप चाहते थे इसको बार बार निकालना, इसलिए यही तुम्हारा होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या डिजायर्ड इफेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे कि आपको Q2 एंड वर्क इनपुट तो आपने कुछ दिया ही नहीं, तो COP क्या हो गया? अब ध्यान से देखिए, COP बराबर हो जाएगा समथिंग अपॉन 0। क्या हो गया? इनफिनिटी। अब ये बताइए, क्या आप एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जो बिना बिजली लिए रूम ठंडा करता चला जाए? इन्होंने यही कहा, क्लॉसियस साहब ने आपसे यही कहा कि बिना इलेक्ट्रिसिटी लिए आपका AC काम कर रहा है, आपका फ्रिज घर में काम कर रहा है, वो कोई बिजली खा ही नहीं रहा है, बिजली इनपुट ले ही नहीं रहा, और आपको फ्रिज और रूम को भी ठंडा कर रहा है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो आप कहेंगे कि ऐसा जो डिवाइस हुआ, ये इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? ये आपको एक इम्पॉसिबल
डिवाइस है या मशीन है। और क्यों? क्योंकि इसकी सीओपी क्या आती है? इन्फिनिटी। आपको लिख देगा कि बताइए कौन सा डिवाइस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लिख देगा सीओपी 0। देखो सीओपी 0 होने का मतलब ये होगा कि उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 0 है, मतलब मशीन है लेकिन वो ठंडा नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर सीओपी 1 आ जाए मतलब ये दोनों की वैल्यू बराबर है, मतलब जितना बिजली ले रहा है उतना ही रूम ठंडा कर रहा है, तो हमारे लिए ना तो नुकसानदेह है ना फायदेमंद है, ना नुकसानदेह है ना फायदेमंद है। ठीक है, और पहला केस क्या था कि भाई बिजली ले रहा था लेकिन रूम ठंडा नहीं कर रहा था, मतलब उसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं हो रहा था, तो पहला वाला नुकसानदेह था। दूसरा वाला ना नुकसानदेह है ना फायदेमंद है। और तीसरा वाला क्या है? अगर ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, बिजली इनपुट कम लेगा, मतलब ये जितना बिजली ले रहा है उससे ज्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट कर रहा है, तो आप समझ जाना कि वो मेरे लिए क्या है? फायदेमंद है। लेकिन आपने तो कह दिया कि सर बिजली का इनपुट या वर्क इनपुट कुछ भी नहीं ले रहा और रूम ठंडा भी करता चला जा रहा है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप एक ऐसा डिवाइस बना दो कि जो बिना बिजली लिए आपका रूम ठंडा कर दे? बोलो, होगा? कभी नहीं हो सकता। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई कि इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या होगा? पॉसिबल जो होने वाला है वो पॉसिबल ये होगा कि आप कहोगे कि सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डिवाइस लेंगे अब साइक्लिक, और ये दो थर्मल रिजर्वायर के बीच में हम लगा देंगे। ठीक है, दो थर्मल रिजर्वायर के बीच में हम लगा देंगे और हम लोग कहेंगे कि आपको, और हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि ये काम करे। तो ये काम कब करेगा? जब आपको क्या देना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा कि मेरा ये कोई साइक्लिक डिवाइस है और ये साइक्लिक डिवाइस जो है वो क्या है? वो कहीं लो टेम्परेचर वाले से हीट निकालेगा, हाई टेम्परेचर वाले को देगा, और ऐसा करने के लिए इसको कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देने की जरूरत पड़ेगी। दिस इज योर प्रैक्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो अब आपको यहीं से क्या समझ में आया? आपको यहीं से एक बात समझ आ गई कि अच्छा ये मेरा प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल होगा तो यहां से दो डिवाइस का कॉन्सेप्ट मिला, और इसीलिए कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्लॉसियस स्टेटमेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो क्लॉसियस स्टेटमेंट विल गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि क्लॉसियस स्टेटमेंट जो होता है वो दो चीजों के बारे में बताता है। एक आपको बताता है रेफ्रिजरेटर के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, एंड दूसरा आपको बताता है हीट पंप के बारे में। रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल वहां जरूरत है जहां बहुत आपको गर्मी है, वहां पर आपको रूम को ठंडा करना है या आपके स्टोरेज स्पेस को क्या करना है? कूल करना है। तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करोगे रेफ्रिजरेटर का। आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करने वाले हो रेफ्रिजरेटर का, ताकि आप क्या करोगे? लो टेम्परेचर से हीट निकालते जाओगे और आपका काम बनता चला जाएगा। और अगर आपको वहां इस्तेमाल करना है जहां पर आपको बहुत गर्मी होती है, तो वहां के लिए हम लोग क्या करेंगे? वहां के लिए हम लोग किसको, जहां बहुत ठंडी होती है वहां हम लोग हीट पंप यूज करेंगे, क्योंकि जब वहां ठंड है तो उस वक्त हमको हीट निकालने की जरूरत नहीं है, हीट उसके अंदर देने की जरूरत है। तो बस छोटा सा फंडामेंटल है दोनों में। अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हो, ध्यान से देखो, अगर आप किसकी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो रेफ्रिजरेटर की, तो हमेशा याद रखो कि जब भी हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर जो होगा वो रेफ्रिजरेटर तब कहलाएगा जब आप क्या करोगे? इसमें रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर से हीट ले करके ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे? ये मेरा रेफ्रिजरेटर, इसको काम करने के लिए वर्क इनपुट देना पड़ेगा।
तो हमने कहा कि इस बार हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, और अगर रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर में याद रखो लो टेम्परेचर पर हमेशा कौन रहता है, लो टेम्परेचर पर आपका हमेशा रूम रहता है, क्योंकि आपका मोटिव है रेफ्रिजरेटर में आपके रूम को या आपके स्टोरेज स्पेस को ठंडा करना। और हाई टेम्परेचर पर कौन रहता है, हाई टेम्परेचर पर रहता है सराउंडिंग, हमेशा ये बात याद रखो, ठीक है। और इसको काम करने के लिए आप वर्क इनपुट दे रहे हो WR, यहाँ से ये Q2 निकालेगा, यहाँ पर ये Q1 दे देगा। तो यहीं से आपको पता चला कि इसके लिए जब हम लोग COP लिखेंगे तो COP क्या लिखेंगे, COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। अब आप देखो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो वर्क इनपुट कितना है, वो है आपका WR, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है यही है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो रूम से आपको हीट निकालते चलना है ताकि आपका रूम क्या हो जाए, ठंडा होता चला जाए। तो आपको क्या होगा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा वो मिलेगा Q2। तो अब आप देखो क्यों ना हम लोग इसको ऐसे देख लें कि W1 जो है वो Q2 प्लस किसके बराबर है, WR के। तो हम लोग यहाँ से अगर WR निकाल लें तो Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। तो हम लोगों को यहीं से पता चला कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख देंगे, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर लिखना है तो हम Q2 को Q2 रहने देंगे, WR को लिख देंगे Q1 माइनस Q2, यानी कि हम ये भी लिख सकते थे और हम लोग ये भी लिख सकते थे। और ध्यान रखिएगा कि ये जो लिखा हमने ये वैलिड होता है फॉर बोथ, यानी कि क्वेश्चन में अगर लिखा हो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कुछ भी लिखा हो हम लोग दोनों में से किसी में लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है तो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया कि आपका रेफ्रिजरेटर कैसा है, रिवर्सिबल है, तो जैसे ही आप कहोगे कि सर हम लोग बात कर रहे हैं अब रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा गलती से भी हम लोग ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, फिर हमेशा यूज करेंगे किसको, हम लोग यूज करेंगे टेम्परेचर लिमिट वाले को, यानी कि COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर जब भी कहेगा आप हमेशा यूज करोगे T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर को। क्यों, क्योंकि आपने जैसे ही कहा रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल यहां पर लगा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इसी फार्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, तुम कैसे लिख सकते थे, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे लिख देते, तुम ऐसे लिख देते 1 अपॉन Q1 बटा Q2 माइनस 1, देखो ऐसे लिख सकते हैं। और इसी फार्मूले में हम Q2 बटा Q1 का वैल्यू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल से लगा सकते थे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल हमारा क्या बताता, हमारे को बताता कि देखिए Q1 बटा Q2 अगर हम करते तो वो बराबर होता T हायर बटा T लोअर के। इसको अगर हम पुट कर लेंगे यहाँ पर तो ये रिजल्ट मिलके चला आएगा। तो अगर आपको रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर होता तो आप ये फंडा लगा सकते थे, बहुत क्लियर है। सिमिलरली अब आ जाओ किस पर, हीट पंप पर। अब आप बात करोगे किस पर, हीट पंप पर। और अगर आप हीट पंप की बात कर रहे हो तो हीट पंप में बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, तो हीट पंप का जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो ये होता है कि ये मेरा कोई रिजर्वायर है, ये भी मेरा कोई रिजर्वायर है, बीच में हमने क्या कर दिया, कोई साइक्लिक डिवाइस ले लिया, और इस साइक्लिक डिवाइस में हम लोग क्या दिखा देंगे कि देखिए ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा आपको कि ये आपको क्या है, ये आपका एक हीट पंप है। और अगर ये हीट पंप है तो टी लोअर पर इस बार कौन रहेगा, सराउंडिंग, क्योंकि देखो हीट पंप वहां काम करता है जहां बहुत ठंडा होता है, तो सराउंडिंग ठंडा है। आप अपना रूम या स्टोरेज क्या करना चाहोगे, गर्म, इसलिए टी हायर पर हमेशा कौन रहेगा, रूम। और ऐसा करने के लिए आपको इसको हीट पंप का वर्क इनपुट देना पड़ेगा, और ये यहाँ से Q2 निकालेगा और यहाँ पर Q1 देता चला जाएगा। तो जब भी आपको COP चाहिए होगी, डिजायर्ड इफेक्ट देखिए यही है आपका डिजायर्ड इफेक्ट, यही है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्योंकि आप चाहते थे कि आपका रूम क्या हो जाए, आप चाहते थे ना कि आपका रूम ठंडा हो जाए। क्यों, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है,
ठीक है। तो आप रूम को गर्म करना चाहते थे, सॉरी गर्म करना चाहते थे, इसीलिए रूम को हायर पर रखेंगे क्योंकि बाहर का वेदर बहुत ठंडा है। ये सब कहाँ यूज होगा, हीट पंप। हीट पंप वहां यूज होगा जहां बहुत ठंड पड़ती है, जैसे रशिया वगैरह में, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, जब हम लोग इसके लिए लिखेंगे अब, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे कि देखिए अगर इसकी सीओपी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डिजायर्ड इफेक्ट मेरा ये है एंड वर्क इनपुट क्या है, WP। क्लियर है, ये होगा मेरे को। और हमको दिख रहा है साफ साफ कि हम ये कह सकते हैं कि मेरे को WP जो है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर होगी, ठीक है, एनर्जी बैलेंस करके। और जब ये बराबर होगी तो आप क्या लिख दोगे कि सर COP ऑफ हीट पंप जो होने वाला है वो कितने के बराबर होने वाला है, वो होगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस Q2 बटा Q1। और आप कहोगे कि ये जो हमने लिखा है ये वैलिड फॉर क्या होता है, ये दोनों में लगा सकते हैं, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हीट पंप। ये दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को कहीं पर हमने ये नहीं मेंशन किया कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। लेकिन अब जैसे ही हम लोग कह दें कि हम लोगों को बात करनी है किसकी, केवल रिवर्सिबल हीट पंप की बात करनी है, याद करो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल लगा डालेंगे और हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल से कह सकते हैं Q1 बटा Q2 बराबर है आपको T हायर बटा T लोअर के। और ये अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो अब जो फार्मूला बनता है वो आपका बनता है COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप का। वो किसका फार्मूला बनता है, वो बनता है आपको COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप का। और COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप का जब फार्मूला बनता है तो आप इसको लिख देते हो T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। और अब ये वैलिड ओनली फॉर किसके लिए होता है, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल हीट पंप होता है। क्लियर है माय डियर, बोलो समझ आ रहा है, ठीक है। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल बेसिक फॉर्म को याद रखना है और आपको एग्जामिनेशन में ये फार्मूलाज पूछे जाएंगे ध्यान से। अगर उसने लिख दिया रिवर्सिबल हीट पंप तब आप इसको यूज करना, और अगर उसने लिख दिया कि केवल हीट पंप का COP बताइए और ऑप्शन में ये भी दे दे और ऑप्शन में ये भी दे दे, तब आपको करेक्ट आंसर इसको लेना है, हीट वाले को, ठीक है। और इन पे न्यूमेरिकल आपको भर भर के आएगा, न्यूमेरिकल हम लोग अभी करेंगे तो पता चल जाएगा ये कैसे करना है। तो आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि आपको जो फंडामेंटल यहां पर दिया जा रहा है वो बेसिक फॉर्म के फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। तो आपका जो जितने भी प्रीवियस ईयर में थर्मल के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट जब आप लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग फिर इसके बाद पूरे सेकंड लॉ पर, एंट्रोपी पर और प्योर सब्सटेंस पर क्या होगा जो भी क्वेश्चन है वो सब करेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे बात करते हैं। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से एक रिलेशन भी मिलता है, और वो रिलेशन क्या होता है इसको ध्यान से देखो। होता ये है कि COP ऑफ हीट पंप जो होता है वो बराबर आएगा 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, और वो बराबर होगा 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। ये एक रिलेशन होता है, लेकिन इसमें याद रखना है क्या, वैलिड ओनली बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स। मतलब ये है कि ये फार्मूला हम लोग तभी लगा सकते हैं जब आपको हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और इंजन ये तीनों और तीनों कहां होने चाहिए, सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में लगे हुए होने चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तभी ये वैलिड होगा। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट आप लोगों को, यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ है बच्चों, समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल, जैसे भी हम लोग देखो, जैसे ही हम लोगों का जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अभी आप लोगों का SSC JEE प्रीवियस वाला जो कोई सब्जेक्ट चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग
अपना एप्लीकेशन पार्ट वहां करेंगे। ये जो कोर्स है, देखो हम बार बार बता रहे हैं, ये जो कोर्स है बच्चे, ये कोर्स आपको MPPB के लिए स्पेशली मैंने डिजाइन किया है। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा तेज जरूर होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आने वाला है। आपको सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस किया जाएगा जिनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे आपको सेकंड लॉ, एंट्रोपी और आपका प्योर सब्सटेंस, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, भर भर के आ रहा है, तो इन सारे को हम लोगों को देखने की जरूरत है। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। तो हम लोगों को यहां से समझ में आया कि सेकंड लॉ से ही हम लोगों को जो स्टेटमेंट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, कार्नोट क्या होता है, सबके लिए COP, इंजन वगैरह सब कुछ हम लोग निकाल चुके हैं। बस आपको फार्मूला सबका याद रखना है, वो डायरेक्टली एग्जाम में आएगा और न्यूमेरिकल उस पर भी बनेगा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी तक देखो जो भी हम लोगों ने बात किया ना, हर में हम लोगों को 2 ही रिजर्वायर था, एक था सोर्स, एक था सिंक। लेकिन अगर नंबर ऑफ सिंक बढ़ा दे, नंबर ऑफ सोर्स बढ़ा दे, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए जो एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्लॉसियस इनइक्वालिटीज, और इसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्लॉसियस, किसकी बात करेंगे हम लोग? क्लॉसियस इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटीज पर हम लोग बात करेंगे। और क्लॉसियस इनइक्वालिटीज क्या कहता है? तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q बाई टी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। आपसे पूछा जाएगा कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको कहा जाएगा कि फॉर अ साइकिल डेल्टा Q बाई टी इज इतना, और याद रखो इसी को आप कहते हो, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ, इसी को क्या कहा जाता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर अ साइकिल। ठीक है, यानी कि किसी भी साइकिल के लिए आपको बोल दिया जाए कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बताइए, याद रखना यही वो स्टेटमेंट है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, वो जो पढ़ाया वो स्टेटमेंट था। ठीक है, फॉर अ साइकिल। और दूसरी चीज ये क्या बताता है? तो याद रखो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या बताता है? ये आपको नेचर ऑफ द साइकिल को बताता है, नेचर ऑफ द साइकिल बताता है। मतलब क्या है? नेचर ऑफ द साइकिल बताने का मतलब है कि ये आपको बताएगा कि आपका साइकिल कैसा है, आपका साइकिल रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। आपको ये कैसे पता चलेगा? मान लो क्वेश्चन में ना दिया जाए कि आपका साइकिल रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, तो आप कैसे पहचानोगे? आपको पहचानना तो आना पड़ेगा ना। तो आप कहोगे कि हाँ सर इसको पहचानना तो पड़ेगा, और जब इसको हम लोगों को पहचानना पड़ेगा तो हमारे पास 2 केसेस मिलेंगे। या तो आपका साइकिल रिवर्सिबल दिखाई देगा, है कि नहीं? अरे बोलो भाई, दिखाई देगा? हाँ। और या फिर आपको साइकिल कैसा दिखाई देगा? इरिवर्सिबल दिखेगा। बोलिए, तो 2 ही साइकिल हो सकता है। अब इस साइकिल का नेचर कैसा है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ये कौन बताता है? तो ये बताता है आपको क्लॉसियस। और इसके लिए क्लॉसियस साहब ने क्या कहा कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q बाई टी की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होगी? लेस देन 0 और इक्वल टू 0 के बराबर होगी। दिस इज योर क्लॉसियस इनइक्वालिटी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा चला जाएगा। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बताइए क्या होगा। ठीक है, और इसमें ही आपको यहीं से आपको 2 चीजें पता चलेंगी। पहली चीज देखिए, आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि सर साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा Q बाई टी की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगी। ये मेरा जनरल स्टेटमेंट है, ये मेरा जनरल क्लॉसियस स्टेटमेंट है, क्लॉसियस स्टेटमेंट है। ठीक है, या क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहिए, क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, इन इक्वालिटी है। अब इसमें पहली चीज पता चली हमें, क्या? साइक्लिक इंटीग्रल अगर हम डेल्टा Q बाई टी कर दें, ठीक है, और वो वैल्यू 0 आ जाए, तो मतलब क्या है कि आपका साइकिल इसका ऐसा है, आपका साइकिल जो है
वो आपका रिवर्सिबल साइकिल है। इसका मतलब है कि साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल मतलब आपका जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो आपने बनाया है उसके लिए हमेशा अगर वो रिवर्सिबल साइकिल है तो आपको हर प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू बाई टी निकालना है और जोड़ के देखना है कि जीरो मिल रहा है कि नहीं, तो आप कहोगे कि हाँ सर मेरा रिवर्सिबल साइकिल है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपको पता चला कि साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू बाई टी आपको करना है एंड साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू बाई टी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ जाए तो समझ जाना, लेस देन जीरो कहो या फिर तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर इसका मतलब तो ये भी हुआ कि साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू बाई टी हमने निकाला और उसकी वैल्यू निगेटिव में चली आई। लेस देन जीरो का मतलब क्या है, निगेटिव में चली आई, तो आपको कह देना है कि आपका जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है, थर्मोडायनेमिक जो आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल होगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल होगा वो कैसा होगा, साइकिल इज इरिवर्सिबल साइकिल। वो आपको कैसा साइकिल मिलेगा, इरिवर्सिबल साइकिल मिलने वाला है। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई। एंड तीसरी चीज याद रखो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप निकालो साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू बाई टी और आपको इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चली आए, या फिर आप कहो कि आपने निकाला डेल्टा क्यू बाई टी साइक्लिक इंटीग्रल और आपको इसकी वैल्यू जो हो गई पॉजिटिव में आ गई, तो आप समझ जाना कि ऐसा साइकिल आपको क्या होगा। ठीक है, ये आपको क्या होगा, ये आपको इम्पॉसिबल साइकिल होने वाला है। ठीक है, इम्पॉसिबल साइकिल होने वाला है। तो साइक्लिक इंटीग्रल जब भी हम लोग देखेंगे तो ये हमेशा आपको साइकिल के लिए अगर देखोगे तो ये या तो जीरो के बराबर मिलेगा या जीरो से छोटा मिलेगा। ठीक है, तो जीरो से छोटा तब मिलेगा जब आपका साइकिल कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। क्लियर है, तो देखिए आपको ये चीज समझ जाना है। अब यहीं से आपको पता चल गया कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी में देखो, एक तो एग्जामिनेशन में क्या करेगा, ये सीधे लिखेगा, लिख देगा ये और चार ऑप्शन दे देगा कि भाई बताओ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपका साइकिल क्या है, आपका साइकिल रिवर्सिबल है। आपको स्टेटमेंट में या तो ये लिख दिया जाएगा या फिर ये लिख दिया जाएगा, इन दोनों में से कुछ भी लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपका साइकिल कैसा है, तो आप उस वक्त जवाब देंगे कि मेरा जो साइकिल है वो साइकिल कैसा है, इरिवर्सिबल साइकिल है। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिखा जाता है तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कब मेरा साइकिल रिवर्सिबल होगा, कब मेरा साइकिल इरिवर्सिबल होगा और कब हम कह सकते हैं कि मेरा साइकिल क्या होगा, इम्पॉसिबल। आपको अगर मान लो ऑप्शन में दिया हो इम्पॉसिबल भी, तो आप इसको चेक करना, ये वैल्यू दी जाएगी। हर प्रोसेस के लिए हम लोग डेल्टा क्यू बाई टी निकालेंगे, सबको जोड़ करके देखेंगे, अगर वो प्लस में आंसर देने लग जाए तो समझ जाना कि जो गिवन साइकिल आपको दी गई है वो साइकिल प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, वो साइकिल आपको प्रैक्टिकली नहीं बन सकती है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कह देंगे कि वो मेरा साइकिल क्या होगा, वो मेरा साइकिल होगा इम्पॉसिबल साइकिल। बोलो क्लियर है माय डियर, समझ आ रहा है आप लोगों को। देखो एक चीज याद रखो, वक्त बहुत कम है, 60 डेज है, आपको जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी क्या करने हैं, लगाने हैं। और एक चीज सुनो, आपको इसी तरीके से तैयारी कराई जा रही है कि आपके वो सब्जेक्ट सबसे पहले कराए जाएं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। जैसे कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज्यादा वेटेज है आपका प्रोडक्शन का टेक्निकल में। इसीलिए देखो आपको प्रोडक्शन करा दिया गया है, आपका प्रोडक्शन कंप्लीटली करा दिया गया है।
अब उसके बाद जो वेटेज है वो वेटेज किसका ज्यादा है, तो वो वेटेज ज्यादा है थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब बेसिक प्लस एप्लीकेशन का। अगर आप उठा करके देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स से काफी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अब थर्मो कराया जा रहा। अब इसके बाद जब जो सब्जेक्ट कराया जाएगा वो सब्जेक्ट होगा जिसका वेटेज थर्मो के बाद सबसे ज्यादा है। तो हमेशा याद रखो हम लोग उस तरीके से लेके चल रहे हैं कि तुम्हारा मेजर वाला पार्ट सबसे पहले कराया जाए, जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है वही तुमको सबसे पहले कराया जाए, ताकि तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आपका कवर होता चला जाए। तो समझ रहे हो, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों इतना परेशान रहते हो बच्चों, सारी परेशानी आप भूल जाओ, वो अब हम लोगों को दे दो। आपका काम केवल एक है, वो है पढ़ना। बस आपसे एक ही चीज पूछी जाएगी, आपसे एक ही कमिटमेंट मांगी जाएगी, वो है कि आपको पढ़ाई करना है। बस आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। दिल लगा करके 2 महीना मेहनत कर लो, ठीक है, पेपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जितना भी इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो वो सब करते रहना। आपको इन 2 महीने में इफेक्टिवली डेली कम से कम 10 घंटे के करीब आपको आपका स्टडी आवर निकालना पड़ेगा। 10 घंटा इज इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कहते 24 घंटा, नहीं 24 घंटा नहीं, 10 आवर्स तो आपको स्टडी करना है डेली। क्योंकि देखो, अगर मान लो आपके पास अभी 40 दिन बचा है, डेली 10 घंटा करोगे तो आप 400 घंटा इफेक्टिवली पढ़ोगे। अब 10 घंटा कहने का मतलब लगातार 10 घंटा नहीं पढ़ना है, आपको अपना स्लॉट बनाना है कि हम किस वक्त पढ़ सकते हैं। जैसे सवेरे, अगर कोई लोग जल्दी रात में सो जाते हो तो तुम सवेरे उठो 5 बजे, ठीक है, 5 बजे उठ करके 2 से 3 घंटा पढ़ाई करो 8 बजे तक, ठीक है। और जब पढ़ लो फिर उसके बाद उठो, नाश्ता वाश्ता करो, थोड़ा रिलैक्स करो, और फिर आपको स्लॉट बुक करो कि 1-1.5 घंटा या 2 घंटे का लंच से पहले, ठीक है। फिर आप अपना आराम करना, थोड़ा सा लंच के टाइम थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि सुबह से जब 4-5 घंटा पढ़ लोगे तो थोड़ा सा टायर्डनेस आएगा। इधर उधर फालतू का घूमना फिरना बंद करो, ठीक है। क्या करोगे उसके बाद, वो स्लॉट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, आपका लाइव क्लासेस होगा, उसको करना है आपको। आपका थर्मल का लाइव चल रहा है, आपका रीजनिंग भी लाइव चल रहा है ठीक मेरे बाद। तो आपको क्या करना है, वो लाइव क्लास आपको करते रहना है। जैसे ही आप वो करोगे तो आपका देखो नॉन टेक का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो उस नॉन टेक को आपको छोड़ करके नहीं चलना है, ठीक है। अगर आपने सही से अपना 80% पेपर भी कर लिया ना, देखो सिलेक्शन के लिए 100% कभी नहीं चाहिए, हमेशा याद रखो। आपको जो चाहिए वो 80% चाहिए। तो 80% अगर आप कवर कर लोगे तो आपका, याद रखो, 80% कवर जैसे ही हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। आप लोगों को कोई भी डाउट आए, सीधे जाओ टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में @उत्कर्ष मेक डाउट करके डालोगे, चैनल आ जाएगा। क्योंकि देखो जो ऑफिशियल चैनल है उस पर आप मैसेज नहीं भेज सकते, वो केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है, और उस इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या है, उसमें PDF मिलेगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वहां मिलेगा। लेकिन डाउट अगर आता है कभी क्वेश्चन में, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी सोच के, सीधे आपको क्या करना है, आपको @उत्कर्ष मैकेनिकल डाउट पे जाना है, वो क्वेश्चन पुटअप करना है, आपको आपका जवाब दिया जाएगा। किसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको दिक्कत हो रही है, सीधे लिखो कि सर यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, ठीक है। तो आप उसके नीचे सब्जेक्ट जरूर लिख देना, ताकि क्या होगा कि जो उस सब्जेक्ट के फैकल्टी होंगी वो उसको क्या करेंगी, आपको चेक कर लेंगी। तो आपको जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, @उत्कर्ष, ठीक है, मेक डाउट कर लेना, ठीक है, DOUBT, ठीक है। आपको मिलेगा एक चैनल, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है? तो आपको ये जरूर ज्वाइन करना है, और इस पर जो भी डाउट आए आपको पूछना है, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। और तीसरी चीज, आप लोग जाओ इस पे ऐप पर, और उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस को, उत्कर्ष क्लासेस को डाउनलोड करो। उत्कर्ष क्लासेस डाउनलोड करने के बाद उसमें इंजीनियरिंग सेक्शन में जाओ,
वहां पर आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग मॉडल पेपर पड़े हैं, जिनमें आपको 80 क्वेश्चंस के मॉडल पेपर बनाए गए हैं, जेई लेवल्स के और एई लेवल के आपके हिसाब से। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि आपको उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी उनका प्रोवाइडेड रहेगा। आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको उसको वहां से देखना है। देखो, खूब से खूब क्वेश्चन बनाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओगे, बहुत ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि हम लोगों को क्लॉसेस इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है। और जैसे ही क्लॉसेस इनइक्वालिटी पर हम लोगों ने बात कर लिया, अब हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है आपका एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम लोग यहां पर देख लेंगे कि एंट्रोपी में कौन कौन से पैरामीटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एंट्रोपी में अभी हम लोग बेसिक चीज पे केवल बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि हम लोग यहां पर अभी किसको स्टडी करेंगे, हम लोग बात करेंगे एंट्रोपी की। और एंट्रोपी में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज यहां लिखेंगे कि इट इज अ प्रॉपर्टी। इट इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या होती है एंट्रोपी? एंट्रोपी जो होती है प्रॉपर्टी होती है, एंड प्रॉपर्टी है तो ये क्या होती है, ये होती है आपको पॉइंट फंक्शन। ये क्या होती है? पॉइंट फंक्शन होती है। ठीक है, और एंट्रोपी का जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है आपको जूल पर केल्विन। ठीक है, तो आपको इसकी जो यूनिट होती है वो जूल पर केल्विन होती है, या फिर इसी को हम लोग किलो जूल पर केल्विन में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं एंट्रोपी को? तो आप लिखोगे कि इट इज डिनोटेड बाय, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी चीजों को करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा ब्रश अप करते हुए चलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय एस। इसको कैसे डिनोट करते हैं? एस से। और एंट्रोपी जो है ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? तो ये एक प्रकार की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि किस चीज पर निर्भर करती है? ये आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और आपको ये किस पर निर्भर करती है? ये आपको निर्भर करती है मास पर, इसीलिए इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम किसकी बात करने लग जाएं, अगर हम लोग बात करने लग जाएं स्पेसिफिक एंट्रोपी की, तो स्पेसिफिक एंट्रोपी जो होती है वो आपको होती है एंट्रोपी पर यूनिट मास। एंट्रोपी पर यूनिट मास, यानी कि हम लोगों को स्पेसिफिक एंट्रोपी जो होती है, देखो एंट्रोपी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, मास क्या हो जाएगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसीलिए स्पेसिफिक एंट्रोपी जो होगी वो हमेशा कैसी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आने वाली है? ये हमेशा और हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में प्रॉपर्टी के लिए कि भाई अगर आप एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकालते हो तो वो रेशियो हमेशा तुम्हें क्या देने वाला है? तो हमेशा वो तुमको इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही देने वाला है। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए स्पेसिफिक एंट्रोपी को कैसी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा जाता है? इसको रखा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। और अगर आप यूनिट ऑफ स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात करोगे तो स्पेसिफिक एंट्रोपी की जो यूनिट होती है इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ये होती है कैपिटल एस बटा एम। तो आप इसको लिखोगे कि सर ये तो जूल पर केल्विन था और नीचे मास होने के कारण केजी भी आ गया, यानी इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर केजी केल्विन, या फिर आप इसको किलो जूल पर केजी केल्विन में भी लिख सकते हो। और ये हमेशा और हमेशा कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें की कि एंट्रोपी के बारे में ये है। अब हम लोग देखो बात करेंगे तो दो केसेस होगा तुम्हारे पास, या तो रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। तो आपको याद रखना है सबसे पहली चीज कि हम लोग अगर बात करें किसकी?
रिवर्सिबल प्रोसेस की, क्योंकि देखो एक चीज याद रखो, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी चेंज फॉर अ साइकिल इज ऑलवेज जीरो। एंट्रोपी चेंज फॉर अ साइकिल इज ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। इसी वजह से जब भी हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एंट्रोपी का चेंज करेंगे वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि साइकिल के लिए ये क्या होता है, हमेशा जीरो होता है फॉर साइकिल। तो साइकिल के लिए हमेशा क्या होने वाला है, जीरो। अब देखो दो केसेस मिलेंगे मेरे को। पहला केस मिलेगा कि हम एंट्रोपी अगर निकालना चाहते हैं तो साइकिल में तो नहीं निकलेगा, क्योंकि एंट्रोपी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का चेंज साइकिल के लिए क्या होता है, जीरो होता है। इस वजह से एंट्रोपी जब भी निकालेंगे तो एंट्रोपी चेंज किसके लिए निकालेंगे, प्रोसेस के लिए निकालेंगे, साइकिल के लिए निकालने की जरूरत ही नहीं है। सीधे क्या कर दोगे, जीरो लिख दोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो केसेस मिलेगा। एक मिलेगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा मिलेगा तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले क्यों ना हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लें। जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो हम लोगों को याद रखना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब भी हम लोग एंट्रोपी का चेंज निकालते हैं तो वो केवल और केवल किसके बराबर आता है, डेल्टा क्यू बाई टी के बराबर आता है। यानी एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, ये हमेशा इसके बराबर मिलेगा। अब देखो ये अगर हमेशा इसके बराबर मिलेगा तो यहीं से एक चीज देखो, तुम लिखोगे कि सर टीडीएस बराबर होगा डेल्टा क्यू, और ये किसके लिए होगा, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। तो यहीं से आपको पता चला कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर एंट्रोपी के बीच में, टीएस के बीच में कोई भी कर्व बनाते हैं, यानी ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लो 1 से 2 के बीच में, और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसके बीच में जो भी एरिया अंडर द ग्राफ आएगा, प्लॉटेड ऑन द विच एक्सिस, प्लॉटेड ऑन द एंट्रोपी एक्सिस, ये आपको किसका मान देगा, ये आपको सिंपल हीट का मान देगा उस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। मतलब कि ये प्रोसेस, एक तो पहली बात है कि रिवर्सिबल होना चाहिए, और ये जो हीट देगा आपको ये कैसे निकलेगा, तो ये आपको एरिया अंडर क्या होगा, एरिया अंडर टी एस कर्व होगा। तो आपको यहां से एक बात पता चली कि एरिया अंडर टी एस डायग्राम plotted on the entropy axis will give us the heat interaction, ठीक है, will give us the value of heat interaction during the process। मतलब कि जब भी कोई पूछे एग्जाम में टीएस डायग्राम में एरिया प्लॉट कर रहे हैं तो वो किसका मान देता है, तो आप कहोगे कि टीएस डायग्राम में एरिया जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के हीट का वैल्यू देता है। तो हम लोग लिखेंगे टीएस डायग्राम में एरिया अंडर टीएस डायग्राम, ठीक है, टीएस डायग्राम रिवर्सिबल प्रोसेस के डायग्राम, रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान हीट ट्रांसफर का वैल्यू देता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर का वैल्यू देता है, इसलिए लिख रहे हैं ताकि किसी को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर का वैल्यू देता है। यहां से आपको एक बात पता चल गई। और जबकि पीवी डायग्राम क्या देता था आपको, पीवी डायग्राम जो देता था वो आपको वर्क डन देता था, जबकि टीएस डायग्राम क्या देगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर का वैल्यू देगा। ठीक है, ये पॉइंट एकदम रट लीजिए, एग्जाम में पक्का पूछेगा। ठीक है, अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो मिला, लेकिन जब हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे,
जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करते हैं तो हमेशा एंट्रोपी का चेंज कैसे मिलेगा, वो आपको इसके बराबर मिलेगा। लेकिन जब हम लोग इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो कभी भी एंट्रोपी का चेंज इसके बराबर नहीं होता है। तो देखो ds इररिवर्सिबल की अगर बात करें तो हम लोग एंट्रोपी का चेंज जब निकालेंगे तो उसमें जो हीट बटा टी मिलेगा वो इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, और इसका मान इसके बराबर कभी नहीं होता, इससे कम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है जिसको कहा जाता है एंट्रोपी जनरेशन। ये जो फार्मूला लिखा है हमने किसके लिए लिखा है, ये हमने लिखा है किसके लिए, फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज योर फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस। और ये जो इक्वेशन लिखा है ना हमने, ये इक्वेशन एक और नाम से भी जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। समझ आ गया? तो इसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस भी कह सकते हैं। देखो अगर क्लॉसियस इनइक्वालिटी लिखा था हमने तो वो चीज क्या कहलाई थी, वो कहलाई थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर अ साइकिल कहलाई थी। ये जो है ये क्या कहलाएगी, ये आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस कहला रहा है। सिमिलरली देखो, सिमिलरली हम लोग क्या कहेंगे, अब सिमिलरली जो है आपको ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये जो है ये कहलाएगा आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर आ गया? ठीक है, तो इसी को हम लोग ये कह सकते हैं। अब यहां पर ऐसा क्यों आया, क्योंकि देखो ये जो रिजल्ट हम लोग निकाल रहे हैं, मैंने डेराइव नहीं किया है, लेकिन ये रिजल्ट कहां से निकाल रहे हैं, देखो क्लॉसियस इनइक्वालिटी पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, और क्लॉसियस इनइक्वालिटी में ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल साइकिल में डेल्टा क्यू बाई टी 0 होता है। मतलब जितना भी प्रोसेस है हर प्रोसेस में डेल्टा क्यू बाई टी का वैल्यू क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। तो आपको उसमें जब भी एंट्रोपी का चेंज किसी भी आपको प्रोसेस में लोगे तो आपको डेल्टा क्यू बाई टी के बराबर मिल गया। लेकिन इररिवर्सिबल में देखो ये 0 से कम है, ये 0 से कम है, मतलब डेल्टा क्यू बाई टी को जोड़ोगे तो भी 0 नहीं मिलेगा। मतलब कुछ तो और है जो उसके पास इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि देखो अगर ये प्रॉपर्टी है तब ना 0 मिला, हर प्रोसेस में डेल्टा क्यू बाई टी मिल रहा है एंट्रोपी, और वो प्रॉपर्टी है तभी तो साइकिल के लिए उसका चेंज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसीलिए रिवर्सिबल में हमने लिख दिया कि डेल्टा क्यू बाई टी जो होता है वो सीधे सीधे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का चेंज होता है। लेकिन अगर इररिवर्सिबल की बात करोगे तो देखो ये 0 के बराबर नहीं है, डेल्टा क्यू बाई टी 0 के बराबर नहीं होने का मतलब इररिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो कुछ भी है वो डेल्टा क्यू बाई टी तो नहीं है, केवल डेल्टा क्यू बाई टी के अलावा भी कुछ है जो इंट्रोड्यूस होगा, और वो अलावा क्या है, वो है आपका एंट्रोपी जनरेशन। और ये एंट्रोपी जनरेशन कहां से आया, वो आ गया आपको फ्रिक्शन से। क्योंकि देखो रिवर्सिबल वाले फंडा में हम लोग अगर मान लो यहां पर थे, दिस इज माई इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माई फाइनल पॉइंट, हम यहां से यहां जा रहे हैं, और किस तरीके से जा रहे हैं, तो हम लोग रिवर्सिबली जा रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के हिसाब से जा रहे हैं। अगर यहां से यहां मूव कर रहे हैं रिवर्सिबली, ये बताइए रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो फ्रिक्शन लेस है। आपको फ्रिक्शन लेस है, पिस्टन सिलेंडर जब मूव कर रहा है तो इनके बीच में फ्रिक्शन 0 है, नेग्लेक्ट है। तो जब फ्रिक्शन नहीं है तो जो मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन होगा किसके साथ, कंटेनर के साथ और पिस्टन के साथ,
वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। गैस जब पिस्टन और सिलेंडर से टकराएगा तो दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर रबिंग होगी, लेकिन ये कहता है कि भाई मॉलिक्यूलर रबिंग नहीं हो रही क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी डिस्टरबेंस या जो भी मॉलिक्यूलर रैंडमनेस आती है वो केवल और केवल किसके कारण आएगी? हीट इंटरेक्शन के कारण। क्योंकि देखो, दो तरीके का मॉलिक्यूलर रबनेस होगा, पहले सुन लो। पहला क्या होगा? गैस के साथ कोलिजन, गैस के साथ टक्कर। गैस जा रहा है, एक दूसरे से टकरा गया, इधर उधर टकरा गया, ठीक है। तो गैस जब टकराएगा तो गैस का जो टक्कर है, जो कोलिजन है, तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। गैस के कोलिजन को कंट्रोल कर पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं? हमने अपना कंटेनर, हमने अपना पिस्टन सिलेंडर जो बनाया वो इतना अच्छा बनाया माय डियर, इतना प्यारा बनाया कि उन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर रबनेस या मॉलिक्यूलर कोलिजन जो हो रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं कि कंटेनर से टकराएगा नहीं, लेकिन जब उससे टकराते हुए जा रहा है तो इन दोनों के बीच में, यानी कि सॉलिड फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, दोनों आपस में क्या हो चुका है? लगभग ना के बराबर हो गया है। तो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका प्रोसेस कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, रिवर्सिबल प्रोसेस में डिस्टरबेंस या रैंडमनेस केवल किसके कारण आएगा? वो केवल डेल्टा क्यू बाई टी के कारण आएगा, जो बाहर से तुम इसको हीट दे रहे हो इसके कारण आएगा। जबकि अब हमने कहा कि नहीं, हम लोग एक और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम यहां पर हैं इनिशियल पॉइंट, यहां चले गए हम फाइनल पॉइंट, फाइनल पर जा रहे हो। और कैसे जा रहे हो? विद फ्रिक्शन। मतलब ये है कि यहां पर ये कंटेनर जो बनाया है हमने वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, उसके पास फ्रिक्शन है, और हम लोग आई से एफ की तरफ जा रहे हैं। तो जो प्रोसेस होगा वो कभी भी रिवर्सिबल होगा, क्योंकि हमने क्या सीखा था? हमने बेसिक में ही शुरुआत के लेक्चर में बात की थी कि देखिए, कोई भी प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल बना है तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल बनने के पीछे केवल एक कारण है, और वो कारण क्या है कि आपको वो क्या है? इरिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो इरिवर्सिबल है, यानी फ्रिक्शन है। तो अब आपको ये पता चल गया कि फ्रिक्शन के साथ हो रहा है। तो अब देखो, जैसे ही तुमने हीट प्रोवाइड किया, यहां देखो, तुमने क्यू सप्लाई यहां भी किया है, तुमने क्यू सप्लाई यहां भी किया है। यहां जो क्यू सप्लाई करोगे, इसके कारण जो रैंडमनेस आया, जो डिसऑर्डरनेस आया, जो मॉलिक्यूलर कोलिजन आया, वही मेरा क्या हो गई? एंट्रोपी का चेंज मिल गया, क्योंकि हमने इसमें ds बराबर सीधे कह दिया डेल्टा क्यू बाई टी है, क्योंकि भाई मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल है। अब देखो, लेकिन अगर हमने इस वाले में बात किया तो तुम जो ये दे रहे हो, तो ds बराबर में डेल्टा क्यू बाई टी लिख दिया हमने, लेकिन ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। याद करो, क्लॉसियस ने क्या बोला कि साइकिल के लिए डेल्टा क्यू बाई टी ही आपको जीरो नहीं है, वो लेस देन जीरो है। मतलब ये डेल्टा क्यू बाई टी जोड़ोगे तो वो जीरो नहीं आएगा। और देखो, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, तो साइकिल के लिए एंट्रोपी का चेंज क्या मिलना चाहिए? आपको साइकिल के लिए एंट्रोपी का चेंज मिलना चाहिए जीरो। तो अब आप कहोगे कि सर ds बराबर क्या है? डेल्टा क्यू बाई टी इरिवर्सिबल के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक और मॉलिक्यूलर रैंडमनेस या एक और मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस या एक और आपको जो है फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? रैंडमनेस जनरेट करेगा। क्योंकि देखो, मॉलिक्यूल्स पहले कंटेनर और पिस्टन के साथ फ्रिक्शन नहीं कर रहा था, अब कंटेनर के साथ फ्रिक्शन करेगा तो मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, ये मॉलिक्यूल फिर जाके किसी और से टकराएगा, फिर वो किसी और से टकराएगा। मतलब लगातार कोलिजन बढ़ता चला जाएगा, उसका रैंडमनेस क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आपका मॉलिक्यूलर रैंडमनेस या कोलिजन क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया माय डियर। और इसीलिए यहां पर एक चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, डेल एस जनरेशन को, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी जनरेशन, इसी को कहा जाता है। तो यहां से आपको पता चला कि एक नई चीज आ गई हम लोगों के इंट्रोड्यूस में, जिसका नाम है एंट्रोपी जनरेशन। और ये क्या है? तो देखो, हम लोगों के पास अब एक नई चीज मिली है, डेल्टा एस जनरेशन। इसको क्या पढ़ते हैं? दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी जनरेशन। और याद रखो, जनरली हम एंट्रोपी का चेंज देखो कैसे लिखते हैं? ds, क्योंकि एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी। एंट्रोपी
इज अ प्रॉपर्टी। एंट्रोपी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, डीएस लिखते हैं। लेकिन यहां देखो हमने जनरेशन को डीएस नहीं लिखा, हमने जनरेशन को लिखा डेल एस। तो यहीं से एक चीज समझ जाओ कि एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, लेकिन याद रखो बट एंट्रोपी जनरेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी। एंट्रोपी जनरेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी। क्यों नहीं है प्रॉपर्टी? क्योंकि देखो एंट्रोपी जनरेशन, देखो मान लो एक कंटेनर बना दिया मैंने और ये एक दूसरा कंटेनर मान लिया बना दिया। हमने कहा कि दोनों ही में हम लोग इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जाना चाहते हैं। यहां भी यहां से जाना चाहते हैं हम लोग, इनिशियल है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, दोनों में ही हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर जाना चाहते हैं। ये मेरा पहला नंबर का सिस्टम है, ये मेरा दूसरा नंबर का सिस्टम है। पहले नंबर के सिस्टम में हमने ये कहा, पहले नंबर के सिस्टम में हमने कहा कि इसके अंदर लेस फ्रिक्शन है, इसके अंदर मोर फ्रिक्शन है। ये बताइए जिसके पास ज्यादा फ्रिक्शन है उसके पास जनरेशन ज्यादा होगा कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या बताया कि एंट्रोपी जनरेशन बेसिकली आया है, तो वो किसके कारण आया है? तो ये आपका फ्लूइड फ्रिक्शन एंड सॉलिड फ्रिक्शन के कारण आया है। तो आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम लोगों को जब भी हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, हम लोगों को जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है उसके कारण जो चीज जनरेट होने वाला है वो जनरेशन। तो आपको पता चलेगा कि सर इसका मतलब एंट्रोपी जनरेशन एक नंबर के पास क्या होगा, कम होगा, दो नंबर के पास एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हम लोगों को बेसिकली अगर देखा जाए एंट्रोपी जनरेशन की बात की जाए तो वो तो फ्रिक्शन पर निर्भर कर रहा था। दोनों के पास ये चीज है, लेकिन इसके पास ज्यादा है, इसके पास क्यों कम है? दोनों का देखो रास्ता अलग अलग है। इसका रास्ता जो है वो लेस फ्रिक्शन वाला पाथ है, इसका रास्ता जो है वो मोर फ्रिक्शन वाला पाथ है। तो यहीं से हम लोगों को समझ में आता है कि एंट्रोपी जनरेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी because entropy generation is a path function। ये किस पर निर्भर करता है? पाथ पर निर्भर करता है, क्योंकि दोनों का एंड पॉइंट क्या है, सेम है। देखो दोनों ही का बोथ आर सेम एंड पॉइंट्स बट डिफरेंट वैल्यू। दोनों के पास आपको सेम एंड पॉइंट है। देखो दोनों में हम आई से एफ जा रहे हैं, आई एफ सेम रखा, लेकिन जनरेशन अलग अलग मिल रहा है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी होती तो प्रॉपर्टी तो पॉइंट पर निर्भर करती, और प्रॉपर्टी अगर आपको पॉइंट पर निर्भर करती तो प्रॉपर्टी पॉइंट पर निर्भर करने का मतलब यह है कि आपको दोनों की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर सेम नहीं मिल रहा है। दोनों का वैल्यू क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। और इसका मतलब यह होता है कि आपको एंट्रोपी जनरेशन प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक पाथ फंक्शन है। और जब वो पाथ फंक्शन होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा किस पर डिपेंड करेगी, रास्ते पर। मतलब आपका रास्ता मोर फ्रिक्शन वाला है या आपका रास्ता लेस फ्रिक्शन वाला है। तो आपको यहीं से समझ में आया कि एंट्रोपी जनरेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसीलिए एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू आपको जो है, एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू जो है वो हमेशा हम लोग डेल एस जनरेशन लिखेंगे। और सुन लो, एंट्रोपी जनरेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी। इसका मतलब फॉर अ साइकिल अगर कोई पूछे कि एंट्रोपी जनरेशन बताइए तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हाँ सर साइकिल के लिए एंट्रोपी जनरेशन जीरो नहीं होगा। अगर तुमको कोई कह दे कि साइकिल के लिए बताइए एंट्रोपी जनरेशन, भाई प्रॉपर्टी होती तो जीरो होती। हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, टोटल एंट्रोपी की बात नहीं कर रहे हैं। टोटल एंट्रोपी तो हमेशा जीरो मिलेगा फॉर अ साइकिल, लेकिन अगर हम लोग साइकिल में केवल जनरेशन की बात करें तो जनरेशन कभी भी जीरो के बराबर नहीं होने वाला है। क्लियर है माय डियर? ठीक है, चलो तो फिलहाल आज जो हम लोग लेक्चर है अपना इसको यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग
इसी तरीके से पढ़ते रहो, बस डेली क्लास करो, क्वेश्चन बनाओ। देखो अभी हमने क्वेश्चन इस लेक्चर में क्यों नहीं किया, लास्ट लेक्चर तक तो हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं। देखो अभी एंट्रोपी और प्योर सब्सटेंस तक पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे एक बार में, और फिर एक बार में एक दिन में 50-60 क्वेश्चन जो भी होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं हिलेगा। तो अब हम लोग फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे ना, इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे बात करेंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट केसेस में एंट्रोपी का क्या मतलब है, और फिर हम आपको प्योर सब्सटेंस पढ़ाएंगे। और प्योर सब्सटेंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें कुछ डायग्राम्स वगैरह भी है, मोइलर चार्ट भी है, ट्रिपल पॉइंट भी है, इन सबको खूब पूछा जाता है। तो हम लोगों को ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और उस पर हम लोग काम करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक 2:30 बजे एमपीपीवी थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।